नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है इस ऑनलाइन क्लासेस में। और साथियों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं बीएड प्रथम वर्ष को लेकर। और बीएड प्रथम वर्ष के अंतर्गत आज का जो हमारा शिक्षण विषय है वह है पाठ्यक्रम की परे भाषा को लेकर। पाठ्यक्रम की परे भाषा के अंतर्गत हम जिस इकाई का अध्ययन करने जा रहे हैं वह इकाई है तृतीय, जो कि कक्ष और भाषा को लेकर है। कि हम जब भाषा का अध्ययन करवाते हैं कक्षा कक्ष में, तो उस कक्षा कक्ष की जो प्रकृति है, उसका जो निर्माण का जो स्वरूप है वो किस प्रकार से होना चाहिए, तो इस बिंदु को लेकर आज हम चर्चा करेंगे। तो साथियों, इसके पूर्व के वीडियो व्याख्यानों में भी हमने कक्षा कक्ष की प्रकृति को लेकर चर्चा करी है। तो साथियों, हम बढ़ते हैं अपने प्रकरण की ओर। तो आइए साथियों, हम जानते हैं कि कक्षा कक्ष में ऐसी भाषा का शिक्षण कराते समय हमें और कौन कौन सी बातों का ध्यान रखने के लिए एक महती आवश्यकता है। साथियों, इकाई कक्षा कक्ष और भाषा, प्रकरण कक्षा कक्ष और भाषा, मुख्य शिक्षण बिंदु, कक्षा कक्ष का स्वरूप और प्रकृति। तो भाषा की कक्षा वही सफल होगी, भाषा की कक्षा वही सफल होगी जो भाषा शिक्षण के उद्देश्य प्राप्त करने में, जो भाषा शिक्षण के उद्देश्यों को प्राप्त करने में शिक्षक और छात्रों के लिए सहायक हो। भाषा शिक्षण के जो उद्देश्य हैं उनकी सम प्राप्ति करने में जो छात्रों के लिए भी हो और शिक्षक के लिए भी हो, दोनों के लिए वो एक सहायक हो। अर्थात भाषा शिक्षण में क्रियाकलाप और गतिविधियां इस प्रकार होनी चाहिए कि भाषा शिक्षण के निम्नलिखित उद्देश्यों की पूर्ति करने में सहायक हो सके। साथियों, कि भाषा शिक्षण के जितने भी उद्देश्य हमने जिनको तय किया है, उनकी उद्देश्यों की संप्राप्ति के लिए हम विभिन्न प्रकार की गतिविधियों का आयोजन करते हैं। और विभिन्न प्रकार की गतिविधियों के आयोजन के साथ साथ में हम लोग उसमें विभिन्न प्रकार के क्रियाकलाप भी करते हैं। तो उन क्रियाकलाप और आयोजनों की क्रियान्वयन के माध्यम से हम किस प्रकार से बालकों को सीखने सिखाने के प्रयत्न कक्षा कक्षीय वातावरण में कर सकते हैं। तो ऐसे कौन कौन से उद्देश्य हैं भाषा शिक्षण को लेकर, जिनकी संप्राप्ति में हम विभिन्न प्रकार के क्रियाकलापों को कराएं और इन उद्देश्यों की प्राप्ति करने में वो सहायक हो, तभी वह जो कक्षा है भाषा की शिक्षण की वह सफल हो सकेगी। तो आइए साथियों, उन उद्देश्यों की प्राप्ति के बारे में हम जानकारी प्राप्त करते हैं। साथियों, सर्वप्रथम जो उद्देश्य यहाँ पर दिया गया है वह उद्देश्य है छात्रों की शब्द भंडार में वृद्धि करना। बिल्कुल साथियों, जब किसी भी भाषा को सीखने के लिए उसका शब्दकोश जरूरी है, तो छात्रों का शब्दकोश बढ़ाना, उनके छात्रों का जो शब्दकोश है उसमें अधिक से अधिक वृद्धि करना, शब्दों की अर्थ, उन नए नए शब्दों की अर्थ बताना, उनके बारे में बताना, उनके प्रयोग के बारे में भी बताना उन्हें, और उनको ये किस शब्द का उपयोग किस प्रकार से करें, इस कला के बारे में उन्हें भी जानकारी देवें। साथ में साथियों, इस बात का ध्यान रखें कि बालक जितने शब्द जानते हैं तो उनको प्रत्येक शब्द के बारे में जो पाठ्यक्रम या पाठ्य वस्तु में आए हैं उन सभी वस्तुओं के बारे में सबसे पहले मैं तो ये कहूँगा कि आप पाठ पढ़ाने के बाद या पाठ पढ़ाने से पहले जो उन पाठ के पीछे शब्दार्थ दिए जाते हैं, शब्दों के अर्थ दिए जाते हैं, उनको पहले उनकी जानकारी उनको दे, ताकि उन्हें उस पाठ को समझने में ज़्यादा कठिनाई का अनुभव नहीं करना पड़ेगा। तो पाठ के में जो पीछे शब्दार्थ दिए गए हैं उन शब्दों से उनको रूबरू अवश्य करवाए। और इस प्रकार से हो सके तो पाठ्यक्रम ऐसे शब्द भी हैं जो उस सारणी में या पीछे अभ्यास के रूप में नहीं दिए गए हैं, तो भी आप जो शिक्षक है वो अपनी तरफ से अधिक शब्दों की अर्थ और सीखने सिखाने के प्रयास करते रहे, ताकि छात्रों का शब्द भंडार विकसित हो सकेगा और छात्र भाषा के प्रति रुचि लेकर पढ़ सकेंगे। अगला उद्देश्य बिंदु है द्वितीय नंबर पर, भाषा को मुहावरों और लोकोक्तियों का ज्ञान, छात्रों को मुहावरों और लोकोक्तियों का ज्ञान देना। साथियों, छात्रों को हम पढ़ा रहे हैं तो उन्हें उस हिंदी भाषा पढ़ा रहे हैं या किसी भी भाषा का अध्ययन करा रहे हैं, तो उस भाषा में आए समस्त लोकोक्तियों और मुहावरों के बारे में बताना। और लोकोक्तियाँ और मुहावरे ऐसे जो व्याकरण की दृष्टि से कहे या भाषा शैली की दृष्टि से कहे, एक ऐसी जो ऐसे कह सकते हैं कि इस प्रकार की वो हमारे
पार्ट है हमारे या अंग है हमारे उस भाषा का, जो बालकों की भाषा सीखने सिखाने में उन्हें बहुत ज़्यादा मददगार साबित होंगे। क्योंकि लोकोक्तियों का अर्थ, उनका प्रयोग और उनके बारे में समझना निश्चित रूप से बालकों की भाषा में निखार लाएगा। और लोकोक्तियों का अर्थ कि पहले से मतलब जो उक्तियां एक लोक में प्रचलित जो उक्तियां हैं वो किस प्रकार से है, उनका अर्थ क्या है और वो किस प्रकार से अपना रूप प्रकट करती हैं, किस परिस्थिति विशेष को वो बतलाती हैं। तो इस बारे में भी छात्रों को अवगत कराना चाहिए जिससे कि उनकी भाषा में और अधिक सौंदर्य अनुभूत की अनुभूति हो सके। अगला जो बिंदु है वह है छात्रों को विरामादि चिन्हों से अवगत कराएं। छात्रों को विरामादि चिन्ह से अवगत कराना बिल्कुल सत्य है कि छात्रों को हम जब पढ़ा रहे हैं तो उनको हिंदी भाषा के लिपि का ज्ञान और साथ में उनको विराम चिन्हों से अवगत अवश्य करवाए कि कौन सा विराम चिन्ह किस समय हमें उपयोग में लाना है, अल्प विराम के रूप में कौन सा आएगा, विस्मयादि बोधक के रूप में कौन सा आएगा, पूर्ण विराम के रूप में कौन सा आएगा। इस प्रकार के लिपि चिन्हों का ज्ञान उन्हें अवश्य देना चाहिए और लिपि के उद्भव और विकास के बारे में भी उन्हें थोड़ा बहुत सामान्य सी जानकारी तो उन्हें देनी ही चाहिए। अगला बिंदु साथियों, अगला बिंदु है छात्रों को व्याकरण के नियम सिखाना। साथियों ये बात बहुत ही महत्वपूर्ण है कि भाषा का जो एक मापन है वो व्याकरण है। भाषा का जो एक कह सकते हैं कि मूल्यांकन करने का या मापने का जो भाषा का जो मापन किस द्वारा हम मापे, हर वस्तु का अपना एक मापक होता है, लेकिन भाषा का जो मापक है मैं कहूँगा कि व्याकरण होता है। तो व्याकरण के नियमों की सामान्य जानकारी दे, कह सकते हैं कि सामान्य से विशिष्टता की ओर बढ़े, सामान्य से विशिष्टता की ओर बढ़ना चाहिए। पहले सामान्य नियमों की जानकारी दें, उसके बाद विशिष्ट नियमों की जानकारी दें और उन्हें अधिक से अधिक उदाहरणों के प्रति उनको सिखाएं, जिससे कि उदाहरण के माध्यम से वो शब्दों को सीखे, शब्द भंडार का विकास होगा, वृद्धि होगा, उनकी अर्थ समझेंगे, साथ में भाषाई विकास भी होगा। और जब भी उनके सामने कोई उस शब्द से जुड़ा हुआ कोई शब्द आता है तो वो उसका संधि है, विग्रह है या फिर प्रत्यय है, सब बता सकेंगे वो। अगला बिंदु, छात्रों की कल्पना शक्ति का विकास करना। साथियों इसमें यह है कि छात्रों को जब हम पढ़ा रहे हैं तो उनकी कल्पना शक्ति का विकास हमें करना चाहिए। छात्रों की कल्पना शक्ति का विकास करेंगे तभी वो सृजनशीलता की ओर बढ़ेंगे। बालक में सृजनशीलता का विकास बिना कल्पना शक्ति के विकास के नहीं आ सकता। तो उनकी कल्पनाओं को हम रंग दें, उनकी कल्पनाओं को हम एक नई दिशा प्रदान करें, जिससे कि बालकों को एक अभिप्रेरणा मिलती रहे और अभिप्रेरणा के माध्यम से बालक भाषा के प्रति निश्चित रूप से आगे बढ़ पाएंगे। छठा बिंदु है यहाँ पर छात्रों को शुद्ध वाचन की शिक्षा देना। साथियों छात्रों को यहाँ पर शुद्ध वाचन कराने की शिक्षा देना अति आवश्यक है, क्योंकि छात्र कई बार या तो परिवेशीय वातावरण के कारण या फिर भाषा का सही ज्ञान न होने के कारण या पूर्व की कक्षाओं में उन्हें भाषा के उच्चारण को लेकर अभ्यास न कराया जाने के कारण भी उनकी भाषा में या पठन में विकार उत्पन्न हो सकते हैं, उच्चारण में विकार उत्पन्न हो सकते हैं। तो शिक्षक को समय रहते उन विकारों को, उच्चारण संबंधी दोषों को दूर करना चाहिए और उन्हें शुद्ध वाचन की ओर प्रेरित करना चाहिए। उन्हें निरंतर 2 से 3 बार कक्षा में अभ्यास कराना चाहिए और उस कक्षा में जो ऐसे बालक हैं जिनका उच्चारण शुद्ध है उनको भी सबसे पहले उनको उच्चारण का अवसर दें। उनको देखकर बाकी के छात्र भी अपनी उच्चारण शैली में सुधार करेंगे और उन बालकों को जो मतलब अशुद्ध उच्चारण करते हैं उनको भी बड़े ही स्नेह और प्यार के साथ में उन्हें सिखाने का प्रयास करें। छात्रों को शुद्ध लेखन की शिक्षा देना, अंतिम बिंदु यहाँ पे दिया हुआ है साथियों कि छात्रों को शुद्ध लेखन की प्रेरणा देना। साथियों बालक जब शुद्ध उच्चारण सीख जाएगा तो शुद्ध लेखन की ओर भी प्रवृत्त होगा। तो अध्यापक इस बात का विशेष ध्यान रखें कि लेखन संबंधी बातों को सुधारने में जैसे सुलेख हैं, श्रुतिलेख हैं और अक्षरों की बनावट है, वर्णों की बनावट है, उन पर विशेष ध्यान दें और उन पर प्रयास कराते रहें। अधिक से अधिक सुलेख और श्रुतिलेख जैसे प्रयासों के माध्यम से या अपनी तरफ से भी कोई इनके लिए प्रयास कर सकते हैं तो निश्चित रूप से प्रयास करें और उनके लेखन संबंधी सुधार को एक नई दिशा प्रदान करें। तो साथियों आज की इस वीडियो व्याख्यान में इतना ही।
हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो व्याख्यान में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।